टेक्निकल जो अपन पढ़ेंगे, टेक्निकल में मित्रों इलेक्ट्रिशियन और इलेक्ट्रॉनिक्स का जो फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस होता है वो लगभग कॉमन होता है। सेकंड ईयर में क्या होता है कि इलेक्ट्रिशियन में टोटल मशीनें आ जाती हैं, मोटरें वगैरह जो आ जाती हैं, और इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो वो टोटल पूरा का पूरा कम्युनिकेशन पे चल जाता है। जैसे अपने टावर वावर के बारे में होता है, मोबाइल्स के बारे में होता है, यूपीएस के बारे में होता है, एसएमपीएस के बारे में होता है, सारा का सारा सिस्टम जो होता है कम्युनिकेशन में चला जाता है, और ये पूरा मोटरों में होता है। और फर्स्ट ईयर लगभग कॉमन होता है तो इलेक्ट्रिशियन और इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो हमने टेक्निकल जो है उसको 5 मॉड्यूल में डिवाइड किया है, जिसमें फर्स्ट मॉड्यूल पढ़ेंगे अपन। फर्स्ट मॉड्यूल में भी चैप्टर वाइज डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट मॉड्यूल में हमने देखेंगे, जैसे मान लो अपन फर्स्ट मॉड्यूल की बात करें, मॉड्यूल फर्स्ट मॉड्यूल में तो इसमें चैप्टर जो पढ़ेंगे तो वो होगा एक तो आवेश, जिसको चार्ज कहते हैं। मैं छोटी मोटी जानकारी दे देता हूं, पहले आप क्या क्या पढ़ने वाले हैं अपन। फर्स्ट मॉड्यूल में एक तो चार्ज पढ़ेंगे, दूसरा अपन पढ़ेंगे प्रारंभिक विद्युत, फिर पढ़ेंगे एसी थ्योरी, और इसी क्रम में आगे पढ़ेंगे अपन डीसी थ्योरी। इसी में देखेंगे अपन कैपेसिटर, फिर आएगा अपना इंडक्टर, फिर आ जाएगा रेजिस्टेंस, पॉलीफेज सिस्टम पढ़ेंगे इसमें, सेल और बैटरी पढ़ेंगे इसमें। तो इस तरह से इसमें लगभग 9-10 चैप्टर अपन कवर करेंगे फर्स्ट मॉड्यूल में। और ये जो फर्स्ट मॉड्यूल होता है ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाला मॉड्यूल होता है। जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते तब तक टेक्निकल में पढ़ने का मजा बिल्कुल भी नहीं आता। तो मित्रों ये जो चैप्टर अगर अपने कवर हो जाते हैं तो लगभग ये समझिएगा आपकी 30 से 40% तो सिलेबस अपना कवर हो चुका है। अगर ये फर्स्ट मॉड्यूल अपना कंप्लीट है, ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बेस है, इसमें रट्टा मारने की कोई चीज़ नहीं है, बिल्कुल सारी की सारी चीज़ें समझने की हैं। ये चीज़ अगर अपने समझ में आ गई तो लगभग ये समझिए कि 30 से 40% का जो पोर्शन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है तो इसी से आता है, फर्स्ट मॉड्यूल से। और ये पूरा कॉन्सेप्ट बेस होता है। अगर ये समझ में आ गया तो फिर अपने बिल्कुल सारी की सारी चीज़ें क्लियर होती चली जाती हैं। कहते हैं आवेश क्या होता है। अब मित्रों बात चलती है आवेश, इनके चार्ज, ये होता क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, ये कितने प्रकार का होता है, कहाँ कहाँ लागू होता है, कहाँ कहाँ इसके नियम लागू होते हैं, कहाँ कहाँ नियम लागू नहीं होते हैं, तो वो सारी चीज़ें अपन इसमें डिफाइन करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये बात करेंगे कि एक ग्रीक के साइंटिस्ट थे, उनका नाम था थेल्स अंबर ग्रीक के जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने देखा कि एक कहरवा नामक पदार्थ होता है, कहरवा, इसको रेशम के कपड़े से रगड़ा उन्होंने, कहरवा नामक पदार्थ को रेशम के कपड़े से रगड़ा तो ये देखा कि रेशम का जो कपड़ा है वो छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को अपनी ओर अट्रैक्टिव कर रहा था, अपनी ओर खींच रहा था, अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। तो उनको लगा कि यार यहां कुछ ना कुछ चार्ज पैदा हो रहा है। अब ये कहरवा क्या होता है आपके दिमाग में आ रहा होगा। कहरवा जैसे अपन वो देखते हैं कि एक पेड़ जो होता है, पेड़ की छाल को अगर अपन छोलते हैं, पेड़ की छाल को अगर छोलेंगे तो उसमें एक चिपचिपा पदार्थ सा निकलता है गोंद टाइप का, वो होता है कहरवा, उसको बोलते हैं कहरवा। यानी कि ये लिखेंगे इसमें कि थेल्स अंबर नाम के वैज्ञानिक ने कहरवा नामक पदार्थ को रेशम से रगड़ा तो रेशम की तरफ कागज के छोटे छोटे टुकड़े आकर्षित हुए, उसी को आवेश कहा गया है। अब ये देखेंगे कि आवेश के प्रकार की बात करते हैं। ये पहले ये लिखते हैं, थेल्स अंबर जो ग्रीक के वैज्ञानिक हैं, ने कहरवा नामक पदार्थ को रेशम से रगड़ने पर
कागज के छोटे छोटे टुकड़े इसकी ओर आकर्षित हुए, इसकी ओर आकर्षित हुए, इसे ही आवेश कहा गया, इसे ही आवेश कहा गया, आवेश कहा गया। ठीक है मित्रों, ये बात अपने समझ में आ गई। अब बात करते हैं चार्ज के प्रकार, आवेश के प्रकार, आवेश के प्रकार। मित्रों आप चाहो तो इसमें स्क्रीनशॉट्स लेके और अच्छे से शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हो, क्योंकि नोट्स आपके पास रहेंगे तो बार बार आपको इसकी दिक्कत नहीं आएगी। आवेश के प्रकार की बात करें तो यहां पे दो प्रकार का चार्ज होता है अपने पास में, एक तो होता है धनावेश और एक होता है ऋणावेश। धनावेश ऋणावेश यानी कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। अब इसके बारे में समझते हैं कि पॉजिटिव चार्ज कौन सा होता है और नेगेटिव चार्ज कौन सा होता है। इसमें यह देखना है कि जो देखो धनावेश और ऋणावेश, अब धनवान कौन होता है, यानी कि अपन किसी से पैसे उधार लेने गए तो अपन लेके आएंगे पैसे, तो अपने तो ऋण हुआ अपने ऊपर, तो अपन तो घाटे में चले गए ना, नेगेटिव में चले गए। और जो देने वाला है वो ब्याज सहित पैसा लेगा, तो जो देता है वो धनवान होता है। जैसे मान लो मैं आपको कोई पैसे देता हूं, मान लो मैंने आपको 10,000 रुपए दिए, 4 साल बाद में आप मेरे को 15,000 रुपए दे रहे हो, तो धनवान तो मैं हुआ ना, आपने तो लिया है मैंने दिया है, तो देने वाला तो होता है धनावेश और जो लिया है वो होता है ऋणावेश, यानी कि उसने तो ग्रहण किया है। तो इसमें ये लिखेंगे कि इलेक्ट्रॉन का त्याग, इसने दिया है इसलिए धनावेश हुआ है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करने वाला तो धनावेश होता है। और अगर कोई इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण, तो फिर वो ऋणावेश की श्रेणी में आता है। यानी कि चार्ज को एक्सेप्ट करना दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव चार्ज एंड रिमूव करना, यानी कि चार्ज को रिमूव करना दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव चार्ज एंड चार्ज को एक्सेप्ट करना दैट इज कॉल्ड नेगेटिव चार्ज। चार्ज को ग्रहण करना नेगेटिव चार्ज की श्रेणी में आता है, ऋणावेश में आता है, और इलेक्ट्रॉन को त्यागना वो होता है पॉजिटिव चार्ज में। अब नेक्स्ट देखते हैं अपनो, इसमें एक आता है तड़ित चालक, तुमने नाम सुना होगा, जिसको बोलते हैं लाइटिंग अरेस्टर, तड़ित चालक। बात करते हैं अपन तड़ित चालक, तड़ित चालक, तड़ित चालक इंग्लिश में बोलते हैं इसको लाइटिंग अरेस्टर, लाइटिंग अरेस्टर। अब ये होता क्या है लाइटिंग अरेस्टर, देखो इसके बारे में समझते हैं अपन लाइटिंग अरेस्टर क्या होता है। आजकल क्या होने लग गया कि जो बड़े बड़े बिल्डिंगें होती हैं, बड़े बड़े भवन जो होते हैं, तो आकाश में जो जब बिजली की गर्जना होती है, अब वो आगे बताएंगे बिजली कैसे होती है कैसे, थोड़ा सा ये देख लेते हैं लाइटिंग अरेस्टर क्या होता है। जब बिजली कड़कती है और जब बिजली गिरती है, तो जैसे ये भवन है अपने पास में, ये अपना भवन है, इसके ऊपर आजकल क्या कर दिया जाता है कि एक वायर लगा दिया जाता है तांबे का, तांबे का तार, एक तांबे का तार लगा दिया जाता है, ताकि जैसे ही बिजली इस पर आकर के गिरती है, और इस तांबे के तार को भवन से होकर ग्राउंड कर दिया जाता है, इस तांबे को तार के भवन के नीचे ग्राउंड कर दिया जाता है। अब जैसे ही बिजली इस पे गिरेगी तो तांबे की चालकता अच्छी होती है, यानी कि तांबे की चालकता क्या होता है सर्वाधिक होती है। इसलिए क्या होता है जैसे ही इस पे बिजली गिरेगी वो सारा का सारा चार्ज क्या होता है इस तार के अंदर से फ्लो होता हुआ ग्राउंड हो जाएगा और अपना भवन टूटने से बच जाएगा। तो ये होता है लाइटिंग अरेस्टर, तड़ित चालक बोलते हैं इसको। तो तड़ित चालक जो होता है तांबे के तार का बना होता है, जैसे इस पर बिजली गिरती है सारी की सारी बिजली को ग्राउंड कर देता है और अपना भवन टूटने से बच जाता है। ये होती है मित्रों तड़ित चालक की जानकारी थी ये थोड़ी सी। बिजली क्यों कड़कती है, बिजली देखा होगा तुमने कि जब आकाश में दो समरूप और असमान प्रकृति के आवेश जब आपस में टकराते हैं तो उनके टक्कर के कारण जो चिंगारियां पैदा होती हैं वही बिजली होती है।
उसी के कारण आन के बादलों के आपस में टकराने के कारण बिजली उत्पन्न होती है। तो इसमें अपन लिखना चाहेंगे तो ये लिखेंगे दो समरूप तथा असमान प्रकार के आवेश, दो समरूप तथा असमान प्रकार के आवेश वाले बादल जब आपस में टकराते हैं, जब आपस में टकराते हैं तो बिजली उत्पन्न होती है। यानी कि ये देखा है कि चार्ज, दो समान चार्ज के बादल होंगे, लेकिन वो जो होंगे ना वो असमान प्रकार के होंगे। दो समरूप, जिनका रूप समान होगा लेकिन चार्ज क्या होगा, अलग अलग होगा। दो समरूप प्रकार के और असमान वाले चार्ज वाले बादल जब आपस में टकराते हैं, जिसके कारण क्या होती है, बिजली उत्पन्न होती है। ये हो गई बिजली की बात। और जब बिजली उत्पन्न होगी और जब बिजली किसी पर गिरेगी, जैसे कोई बिल्डिंग है, तो ये लाइटिंग अरेस्टर क्या करेगा, उसको पूरी को ग्राउंड कर देगा और अपना भवन टूटने। नेक्स्ट देखते हैं, अपने अभी देखा धनावेश और ऋणावेश। धनावेश और ऋणावेश। अब इसमें कभी कभी क्या होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे कांच की छड़, इसको अगर रेशम के कपड़े से रगड़े जाएंगे तो रेशम की कांच की छड़, क्वेश्चन ये आएगा कि कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाए तो कांच की छड़ होगी धनावेशित होगी, ऋणावेशित होगी, उदासीन होगी या ननोपदीज होगा। तो उसमें मैं डायरेक्ट शॉर्ट में लिखा रहा हूं कि धनावेश और ऋणावेश, यानी कि कांच की छड़ और इधर रेशम की छड़। इसका मतलब ये हुआ रेशम की छड़, यानी कि कांच की छड़ को रेशम की छड़ से रगड़ेंगे तो कांच की छड़ तो धनावेश ग्रहण करेगी और रेशम की छड़ ऋणावेशित हो जाएगी। उसी प्रकार से बिल्ली की खाल ले लो। बिल्ली की खाल को जब एबोनाइट की छड़ से रगड़ते हैं, एबोनाइट की छड़, बिल्ली की खाल को जब एबोनाइट की छड़ से रगड़ते हैं तो बिल्ली की खाल तो धनावेशित हो जाती है और एबोनाइट की छड़ जो है ऋणावेशित हो जाती है। उसी प्रकार से ऊनी वस्त्र ले लो। ऊनी वस्त्र को भी जब एबोनाइट की छड़ से रगड़ते हैं, ये डायरेक्ट एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, तो थोड़ा ध्यान रखना इनका। यानी कि ये चीजें धनावेश के अंदर आती हैं और ये चीजें, यानी कि इनको जब आपस में रगड़ेंगे, कांच की छड़ को रेशम से रगड़ेंगे तो कांच धनावेशित होगा, रेशम की छड़ ऋणावेशित होगी। और बिल्ली की खाल को अगर एबोनाइट की छड़ से रगड़ेंगे तो बिल्ली की खाल तो धनावेशित हो जाएगी और एबोनाइट की छड़ ऋणावेशित हो जाएगी। उसी क्रम में ऊनी वस्त्र को आप एबोनाइट की छड़ से रगड़ेंगे तो एबोनाइट की छड़ धनावेशित होगी और ऊनी वस्त्र जो होगा अपना वो धनावेशित हो जाएगा। चार्ज की उत्पत्ति कैसे होती है, ये होता है मेन टॉपिक। इसमें डालो चार्ज की उत्पत्ति, पैदा कैसे हुआ आवेश। तो चार्ज को पैदा करने की तीन विधियां होती हैं। चार्ज को पैदा करने की तीन विधियां होती हैं। एक तो होती है घर्षण विधि, ठीक है। अब घर्षण का मतलब होता है किसी दो चीज को आपस में रगड़ना, यानी कि किसी दो चीज को आपस में रगड़ेंगे तो वहां पर चार्ज की उत्पत्ति होती है। अब इसको मैं समझाता हूं। घर्षण जो होता है एक स्थैतिक चार्ज होता है, स्थैतिक या स्थिर चार्ज। अभी कैसे होता है इसको थोड़ा समझिए मित्रों। ये अपने दैनिक जीवन में बहुत होता है। जैसे सर्दी के दिन है, अपन जैसे खाना वाना खा के सोने गए, जैसे अपन कंबल को उठाएंगे तो कंबल के अंदर क्या होता है, चिंगारियां पैदा होती हैं। तो अपन को लगता है कि यार ये क्या हो गया एकदम से। तो वो जो चिंगारियां होती हैं वो घर्षण के कारण हो रही है। जैसे वो कंबल एकदम दूसरे से रगड़ाएगी, एक दूसरे की सतह रगड़ाएगी, तो उससे क्या होता है, चिंगारियां पैदा होती हैं, उसको बोलते हैं घर्षण। लेकिन क्या उस चार्ज से अपन बल्ब जला सकते हैं? बिल्कुल नहीं। ट्यूबलाइट जला सकते हैं? नहीं जला सकते। तो वो होता है स्थिर चार्ज, यानी कि घर्षण द्वारा जो पैदा हुआ चार्ज है वो चार्ज होता है स्थिर चार्ज। और एग्जांपल ले लो, आप अगर शर्ट पहनते हो तो शर्ट में भी चिंगारियां पैदा होती हैं। एक पत्थर को दूसरे पत्थर पे खींच के मारा अपन ने
तो उस पत्थर के जैसे वो पत्थर टकराएगा तो वहां पे भी चिंगारियां पैदा होती हैं, लेकिन उससे भी अपन बल्ब थोड़ी जला सकते, नहीं जला सकते। तो घर्षण विधि के कारण जो पैदा चार्ज होता है इट इज कॉल्ड स्टैटिक चार्ज, उसको बोलते हैं स्टैटिक चार्ज, स्थिर चार्ज। दूसरी चार्ज की अपन बात करें, दूसरी चार्ज की अपन बात करें तो दूसरा प्रकार का जो चार्ज होता है वो होता है गतिक चार्ज, गतिक चार्ज। अब गतिक चार्ज में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गतिशील अवस्था में होते हैं। गतिक चार्ज में इलेक्ट्रॉन गतिक अवस्था, इलेक्ट्रॉन गतिक अवस्था में होते हैं इसके अंदर। इसी कारण से यहां पर अपन बल्ब भी जला सकते हैं, पंखा भी चला सकते हैं, ट्यूबलाइट भी चला सकते हैं, सारे के सारे जितने भी क्रियाक्रम होते हैं वो सारे के सारे गतिक चार्ज में होते हैं। जैसे गतिक चार्ज का मतलब ये होगा कि जब तक कोई दो चीजें संपर्कित नहीं होती हैं तब तक किसी प्रकार का चार्ज पैदा नहीं होता। और गतिक चार्ज में क्या होगा, दो वस्तुओं को संपर्कित करना। ऐसे कोई वायर है, वायर को अपन ने क्लोज सर्किट नहीं कर रखा तो वहां पे क्या होगा, करंट फ्लो नहीं होगा। और जैसे सर्किट को क्लोज करेंगे वहां पर क्या होगा, करंट फ्लो हो जाएगा। यानी कि दो वायर्स को आपस में कनेक्ट करना, यानी कि दो चीजों को संपर्कित करने वाली जो चार्ज होता है वो होता है गतिक चार्ज। और इसका उदाहरण होता है अपना ट्यूबलाइट ले लो, बल्ब ले लो। इसमें तो ये हो गया कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तब उत्पन्न चार्ज, ठीक है। या फिर इसका एक उदाहरण आपने दैनिक जीवन में भी देखा होगा। अपन जब स्कूल वगैरह में थे तो बहुत सारे काम करते, जैसे स्टूल पे, कोई आदमी को स्टूल पे बैठा दिया अपन ने, प्लास्टिक की स्टूल है, ठीक है। अब वो बैठा दिया, उसके पांव ऊपर करा दिए और अपन उसको पीठ पे मारेंगे, जैसे टावल वगैरह से मारेंगे, तो वहां पे क्या होगा, जैसे उसको मार रहे हैं घर्षण हो रहा है। जैसे यहाँ मार रहे हैं क्या हो रहा है, फ्रिक्शन हो रहा है, घर्षण हो रहा है। और जैसे फिर उसको बाद मारने के बाद में जैसे उसको टच करेंगे तो एकदम से अपने क्या होता है, करंट लगता है, तो वो भी क्या हुआ, स्टैटिक चार्ज है। लेकिन उस चार्ज को अपन दैनिक जीवन में काम में नहीं ले सकते, वो सिर्फ आभास होता है, झटका होता है। तो जो आकाशीय जो बिजली होती है वो भी स्टैटिक चार्ज के अंदर ही होती है, उसका भी अपन को सिर्फ आभास होता है। दो बादलों की टक्कर के कारण जो चार्ज पैदा हुआ वहां पे भी घर्षण हो रहा है, तो वो चार्ज होता है स्टैटिक चार्ज। इसके अंदर क्या होता है, दो वस्तुओं के संपर्क के कारण इसमें लिखेंगे दो वस्तुओं के संपर्कित होने पर उत्पन्न चार्ज, ठीक है। जैसे इसका उदाहरण लिख लो, जैसे बल्ब ले लो, ट्यूबलाइट ले लो, ठीक है। इसमें लिखो बिजली, जैसे बिजली, जैसे बिजली आ गई। इसमें कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा तो कांच पॉजिटिव हो गया, रेशम का कपड़ा नेगेटिव हो गया। तो ये सारे के सारे स्टैटिक चार्ज के अंदर हैं। और संपर्कित के अंदर दो बल्ब ले लो, कोई ट्यूबलाइट ले लो, पंखा ले लो, तो इसमें क्या होगा, जब तक कोई दो चीजों के संपर्कित नहीं होंगे तब तक चार्ज पैदा नहीं होगा। तो चार्ज की दो कंडीशन तो ये हो गई, एक तो घर्षण जो स्टैटिक चार्ज में आता है और एक था गतिक चार्ज, ठीक है। तीसरे चार्ज की अपन बात करें, तीसरे प्रकार का चार्ज अपन पढ़ें, वो होता है प्रेरण चार्ज, प्रेरण चार्ज या फिर इंडक्टिव, इंडक्टिव चार्ज। अब देखो यहां पे नाम से ही स्पष्ट है, प्रेरण चार्ज। प्रेरण का मतलब होता है किसी से अपन प्रेरणा लेके कोई काम करते हैं तो वो प्रेरण में आ जाता है। मतलब समझाने के हिसाब से, जैसे ट्रांसफॉर्मर की बात करें तो ट्रांसफॉर्मर क्या होती है, दो वाइंडिंग होती है। अब दो वाइंडिंग आपस में फिजिकली कनेक्टेड थोड़ी ना होती है, वो आपस में फिजिकली कनेक्टेड नहीं होती है, लेकिन जैसे ही उनको अपन करंट सोर्स है, वोल्टेज सोर्स है अप्लाई करते हैं तो एक वाइंडिंग के चार्ज दूसरी वाइंडिंग को क्या करने, छेदन कर लेने लग जाते हैं, है ना। और जिसके कारण एक वाइंडिंग से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है वो दूसरी वाइंडिंग में पहुंच जाती है ना। किसके कारण, प्रेरणा पाके, यानी कि एक वाइंडिंग से प्रेरणा पाके दूसरी में करंट का फ्लो होना या फिर एनर्जी का फ्लो होना, दैट इज कॉल्ड इंडक्टिव चार्ज, उसको बोलते हैं प्रेरण चार्ज। तो इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, इसका उदाहरण अपना हो जाएगा जैसे ट्रांसफॉर्मर मान लो और अपने जनरेटर मान लो, तो इसमें लिखेंगे दो वस्तुओं के बिना संपर्कित, दो वस्तुओं के बिना संपर्कित
हुए उत्पन्न होने वाला चार्ज, उत्पन्न दो वस्तुओं के बिना संपर्कित हुए उत्पन्न होने वाला चार्ज या फिर आवेश, इसको बोलते हैं प्रेरण चार्ज। जैसे उदाहरण लिख लो, उदाहरण में अपन ट्रांसफॉर्मर ले लो, जनरेटर ले लो, मोटर ले लो, तो ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो होते हैं इंडक्टिव चार्ज के। ठीक है, तो चार्ज तीन प्रकार का हुआ अपना। एक तो होता है स्टैटिक, जो घर्षण के कारण पैदा होता है, उदाहरण बिजली। दूसरा होता है गतिक चार्ज, जो दो वस्तुओं को संपर्कित करने के कारण होता है, उदाहरण ले लो बल्ब। और तीसरा चार्ज होता है इंडक्टिव चार्ज, जो बिना संपर्क के कारण पैदा होता है, यानी कि एक की प्रेरणा पाके दूसरी में जाता है, वो होता है इंडक्टिव चार्ज या प्रेरण चार्ज, जैसे ट्रांसफॉर्मर हो गया, जनरेटर हो गया, ये वगैरह वगैरह। ठीक है, अब आवेशों में भी कुछ गुण होते हैं, तो नेक्स्ट टॉपिक अपन देखेंगे आवेशों के गुण। आवेशों के गुण, आवेशों में क्या क्या गुण होने चाहिए। आवेशों की गुण की बात करें तो आवेश एक संरक्षित राशि होती हैं। आवेश एक संरक्षित राशि होती है, संरक्षित राशि होती है, राशि होती है। अब इसका मतलब क्या हुआ, अपन पढ़ते हैं ना कि ऊर्जा एक संरक्षित राशि होती है, उसी प्रकार से आवेश भी एक संरक्षित राशि होती है। चार्ज को ना तो पैदा किया जा सकता है, ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ना ही तो पैदा कर सकते हैं और ना ही खत्म कर सकते हैं। ऊर्जा को ना ही पैदा कर सकते हैं, ना ही फिनिश कर सकते हैं। उसी प्रकार से चार्ज में भी एक संरक्षित राशि होती है और इसमें संरक्षण का गुण पाया जाता है। दूसरा देखेंगे अपन, चार्ज एक योज्य राशि होती है, या फिर आवेश एक योज्य राशि होती है, योज्य राशि होती है। अब योज्य का मतलब होता है यहां से जोड़ना, इसका मतलब होता है जोड़ना, यानी कि जब भी किसी पिंड का जो टोटल चार्ज होता है वो सारा का सारा चार्ज क्या होता है, जुड़ता है, टोटल होता है। जैसे उदाहरण में अपन, ये कोई पिंड है, ठीक है, इसमें ये 5 कूलम का चार्ज है, ये +3 कूलम का चार्ज है और ये -2 कूलम का चार्ज है। तो यहाँ पे टोटल चार्ज की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे सारा जुड़ जाता है, +5 कूलम, +3 कूलम, -2 कूलम। तो इसका जो रिजल्टेंट आया वो आ गया अपने पास में 5, 3, 8, 2, 6 कूलम। यानी कि बात ये निकल के आई इससे, आवेश एक योज्य राशि होती है। किसी पिंड का जो चार्ज होता है वो सारा का सारा क्या होता है, ऐड होता है, वो जुड़ता है। ठीक है, उसी प्रकार से तो आवेश एक क्वांटीकृत राशि भी होती है। आवेश एक क्वांटीकृत आवेश एक क्वांटीकृत राशि होती है। आवेश एक क्वांटीकृत राशि होती है। अब क्वांटीकृत का मतलब होता है गणना करना, यानी कि चार्ज को अपन गणना भी कर सकते हैं, चार्ज की अपन गणना कर सकते हैं। क्वांटीकृत का इसमें लिख लेना, यहाँ पे इसका मतलब होता है गणना करना, चार्ज को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है Q = NE, जहां पर Q तो होगा चार्ज, N होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और E होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज। इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, नेगेटिव में, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ये होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो इस फॉर्मूले से अपन चार्ज की गणना भी कर सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन के तौर पे समझाता हूं मैं आपको। क्वेश्चन आया अपने पास में कि 1 कूलम आवेश उत्पन्न करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी, कितने इलेक्ट्रॉन की
आवश्यकता होगी। ये अपना क्वेश्चन है, एक कूलाम चार्ज को पैदा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। अब अपन को सीधा सीधा क्या करना है, इस फॉर्मूले में फाइंड रखना है इसको, यानी कि चार्ज का मान कितना हो गया, एक कूलाम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या फाइंड आउट करनी है, और ई का मान होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। देन एन की वैल्यू अगर फाइंड आउट करेंगे अपन तो 1/1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। ठीक है, उसके बाद में इस 19 को ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1.10 की पावर -19 और अपॉन में हो जाएगा 1.6। देखते हैं, n इक्वस टू, यहां से अपन 1 0 इधर ट्रांसफर कर लेते हैं और ये हो जाएगा, सॉरी ये ऊपर गया तो पॉजिटिव होएगा, ये हो जाएगा 10 की घात 18 और ये हो गया 1.6। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पे 0 अप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 100 इंटू 10 की पावर 18 अपॉन 16। इसको जब कैलकुलेट करेंगे यानी कि भाग वगैरह लगा लगू के अपन फाइंड निकालेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो 6.25 इंटू 10 की घात 18, यानी कि इतने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी अपन को एक चार्ज पैदा करने के लिए। एक कूलाम आवेश उत्पन्न करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज पैदा करने के लिए 6.25 इंटू 10 की घात 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए इसको इंपॉर्टेंट भी लगा लेना। ये सीधा सीधा पूछ लेता है तो इसकी अगर कैलकुलेशन भी नहीं हुए तो डायरेक्ट ये गणना याद रखना इसकी, 6.25 इंटू 10 की पावर 18। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूं जो ट्राई करना। 5 कूलाम चार्ज पैदा करने के लिए, 5 कूलाम चार्ज पैदा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी, कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी, आवश्यकता होगी। ठीक है मित्रों, तो ये क्वेश्चन जो है आपके लिए है और आज के लिए इतना ही काफी। कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको जो पढ़ाया आज चार्ज वो कितना अच्छा लगा या फिर क्या इंप्रूव करना चाहिए। अब इसमें आप जितना लाइक एंड सब्सक्राइब करोगे या फिर जितनी बार वीडियो को देखोगे, कमेंट्स करोगे तो उससे मित्रों मेरे को क्या मोटिवेट मिलेगा, और जितना मैं मोटिवेट होऊंगा मैं अच्छी अच्छी चीज़ें आपके लिए लेके आऊँगा। मैं बता रहा हूँ आपको टेक्निकल पूरी की पूरी यहीं पढ़ाई जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई जाएगी। बाकी कोचिंगों में क्या होता है, चार्ज लिया जाता है। अपन यहाँ पे बिल्कुल यूट्यूब के माध्यम से सारा का सारा फ्री पढ़ाएंगे। तो आप बताना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कितना समझ में आता है कितना नहीं आता है। जय हिंद, जय भारत।